संहिताओं से आने चाहिए। तो कल हमने जो अग्नि का जो वीडियो भेजा था, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि काय चिकित्सा नाम का हमने शब्द सुना है, क्योंकि काय चिकित्सा हमारा एक सब्जेक्ट भी है जिसको हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, है ना। तो काय से अर्थ होता है बॉडी यानी देह, और काय से एक और अर्थ होता है अग्नि। तो वहां पर काय चिकित्सा में काय की चिकित्सा करते वक्त हम दो चीजों का विशेष ख्याल रखते हैं। स्पेशली पहला हम बॉडी का, कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा हम अग्नि का, क्योंकि अग्नि एक ऐसा व्यापार है, व्यापार मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है जो बॉडी के हर स्तर पर जाकर के वर्क करने वाली है। अगर वो अग्नि हमारी गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि दोषों में भी विविधता आने लगेगी और अन्य जगह असाम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। साम्य अवस्था का अर्थ होता है बैलेंस खत्म हो जाना, डिसबैलेंस हो जाएगा। अब ये कैसे क्लिनिकली ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। आप जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, जो भी फूड मटेरियल आप लेते हैं, वो फूड मटेरियल आपकी जाठराग्नि से होकर के गुजरता है ना। जाठराग्नि से होकर के गुजरता है, और जाठराग्नि से होकर के गुजर के वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो हमारे सप्त धातु पोषण क्रम को प्राप्त होता है। सप्त धातु पोषण क्रम हर किसी ने पढ़ा है। ये सप्त धातु पोषण क्रम क्या है? ये सप्त धातु पोषण क्रम से अर्थ है कि हमारी बॉडी में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुएं, या मॉडर्न सिस्टम में कहें 7 सिस्टम्स ऑफ बॉडी, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे हार्मोनल सिस्टम हो, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, इवन कोई सा भी बॉडी का सिस्टम है, वो इन्हीं से होकर के नर्चर होता है और इन्हीं के द्वारा वो संचालित होता है। इसका एक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन भी इसी के थ्रू होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर धातुओं के स्तर पर क्या होता है कि धातुओं के स्तर पर धातुओं पर भी उनकी अग्नि कार्य करती हैं। जैसे रस धातु पर कार्य करेगी तो वो रक्त में परिणित हो जाएगी, है ना। जैसे रसाग्नि ने कार्य किया तो वो रक्त में परिणित हो गई, यानी रक्त में चेंज हो गई। अब ये कैसे चेंज हो गई? सीधा सा फंडा है, हमारे ब्लड का कंपोजिशन हम मोटा मोटा देखना चाहें, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, और हीमोग्लोबिन होता है। बाकी जो है वो एक सेकेंडरी बैरियर हम मान सकते, सेकेंडरी चीजें मान सकते हैं, बट ये मेन है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हम देख करके चलते हैं, सडनली हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? आयरन आवश्यक होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, और साथ में ग्लोबुलिन प्रोटीन का होना आवश्यक होता है। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन रस धातु के पाचन के बाद जब प्राप्त होते हैं, मान लीजिए इसको इस तरीके से हम अगर देखें इस डायग्राम को, कि रस धातु का पाचन हुआ, तो रस धातु के पाचन के बाद हमें हीमोग्लोबिन के लिए क्या प्राप्त हो गया? आयरन प्राप्त हो गया, प्लस हमें ग्लोबुलिन प्रोटीन प्राप्त हो गई, है ना। अब ये दोनों प्राप्त हो गई, तो अब ये बॉडी के अन्य सिस्टम में जाकर के जुड़ के अपना एक कंपाउंड फॉर्मेशन बना करके ये हीमोग्लोबिन में चेंज हो गई और हीमोग्लोबिन बन गया। सीधा सा सिस्टम में आपको बताऊं, एक गाड़ी के अंदर, एक ट्रक के अंदर मैंने रख दिया आपके आलू की सब्जी रख दी, भिंडी की सब्जी रख दी, मैंने फ्रूट्स रख दिए। अब जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद है वो उस हिसाब से उसमें से उठाता जाएगा। किसी को आलू पसंद है, उसने आलू उठा लिए, बचा हुआ भिंडी की सब्जी और फ्रूट्स।
आगे चले गए, किसी को भिंडी पसंद है उसने भिंडी उठा ली, किसी को फ्रूट्स पसंद है उसने फ्रूट्स उठा लिए। ऐसे ही रक्त निर्माण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है, रस धातु के पाचन के बाद वो तत्व रक्त निर्माण में चले गए। रक्त धातु के पाचन के बाद जो बचा, अब जो बचेगा क्या बचेगा कि जो मांस धातु को बनाने वाली प्रोटीन्स के मटेरियल है, चाहे एक्टिन प्रोटीन हो चाहे मायोसिन प्रोटीन हो, इनके जो एलिमेंट हैं वो मांस धातु के निर्माण के लिए आगे चले गए। तो इसी प्रकार से यहां पर धात्वाग्नि का कार्य होता है, धात्वाग्नि का कार्य होता है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में भूताग्नि का भी कार्य होता है। भूताग्नि एक माइन्यूट लेवल पर जाकर के प्रोसेस होती है। अब मैंने ये अग्नि तो आपको बता दी, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में अगर देखें बहुत सी डिजीज है हमारी बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, अस्थि क्षय, अस्थि क्षय। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके को जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक आपने दोषात्मक चिकित्सा समझी होगी, मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो पीजी के बैच के स्टूडेंट हैं और जो भी हमारे एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रीमियर आयुर्प्रेन्योर प्रोग्राम टोटली फ्री कर दिया गया है। वो सभी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हर संडे इसमें क्लिनिकल क्लासेस होंगी और इस संडे इसमें दोष विज्ञानम करके हम क्लिनिकल क्लास लेंगे, जहां पर दोषों के परिप्रेक्ष्य को डिजीज के अकॉर्डिंग समझाएंगे क्लिनिकल बेसिस पर। तो वही चीज की अस्थि क्षय हमारा हुआ तो हम क्या समझते हैं, वात बढ़ गया। बिल्कुल सही है, वात बढ़ गया। बट अब यहाँ पर वात की चिकित्सा करने को बोलेंगे तो वात की चिकित्सा तो भाई बहुत से प्रकार की होती है, वात की चिकित्सा बहुत प्रकार की होती है। हम वात के ड्राई नेचर को कम करने की कोशिश करेंगे, हम वात के चल गुण को कम करने की कोशिश करेंगे, हम वात के सूक्ष्म गुण को कम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इससे रिलीफ आ जाएगा, इससे आराम मिल जाएगा कंप्लीटली? देखिए आराम तो मिलेगा, बट कंप्लीटली आराम मिलेगा ये कहना गलत है। अब आप सोच रहे हो कि वात की वृद्धि हो रही है, वात को कम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी प्रकार से होता है ट्रीटमेंट आयुर्वेद में। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है धातु क्षय, धातु क्षय। और धातु क्षय किस तरीके से होता है, मान लीजिए मैंने ये एक पाइप रखा है, इस पाइप के अंदर बहुत सारी मिट्टी भर दी है, मैंने बहुत सारी मिट्टी भर के रख दी है। अब मिट्टी भर के रख दी है, अब मैं यहां से वाटर इसके अंदर इस पाइप को जोड़ दूंगा। मान लीजिए किसी भी नल से मैंने जोड़ दिया, तो क्या पानी इस साइड निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं खाली कर दूं तो क्या पानी निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा, क्योंकि अब ये खोखला हो चुका है। इसको क्या बोलते हैं, खा वैगुण्य, खा वैगुण्य जो हमने देखा है, खा वैगुण्य मीन्स, मेरा कहने का अर्थ है कि जो जगह बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड है उसमें इतना मटेरियल भरा है, वहां पर कभी वात प्रवेश कर सकता है? नहीं। वायु केवल उन्हीं जगहों पर प्रवेश कर सकती है जिन जगहों पर खाली स्थान हो, स्पेस हो। जहां पर स्पेस होगा वहां पर वायु प्रवेश करेगी। इसीलिए आकाश महाभूत के बाद वायु महाभूत की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो यहां पर हमें अस्थि पोषक द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। वात के साथ साथ अस्थि पोषक द्रव्यों का कार्य करना पड़ेगा। और अस्थि पोषक द्रव्य
आप कितने भी रोगी को देते रहें, कितने भी रोगी को देते रहें, वो जब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि हमारी धात्वाग्नि अच्छी ना हो, धात्वाग्नि अच्छी ना हो, क्योंकि अस्थि पोषक तत्व तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर, बट वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब आगे बढ़ेंगे धातु पोषण क्रम में, तो उन अस्थि पोषक द्रव्यों का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम नहीं कर पाएगा और वो जैसा का तैसा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसीलिए एलोपैथिक सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट धड़ल्ले से खिलाए जा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के धड़ल्ले से कैल्शियम की टेबलेट्स खिलाई जाती हैं, बट वो बॉडी पर कंप्लीटली वर्क नहीं करती, या तो वो किसी ना किसी पाथवे से स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू कैसे भी करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। अगर 100% डॉक्टर ने कैल्शियम कार्बोनेट दिया है तो केवल बॉडी के अंदर लगने वाला कैल्शियम रहेगा वो 20 से 30%, और उस पेशेंट को रिलीफ आने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कभी भी रोगी की चिकित्सा करें, उसकी अग्नि का विशेषकर ख्याल रखना जरूरी है। अगर अग्नि का आपने ख्याल नहीं रखा तो आप कोई भी मेडिसिन देते रहिए, वो रोगी आपके पास आकर के संतुष्ट नहीं होगा, उसको कुछ हद तक आराम मिलेगा। मेरे पास कई पेशेंट एबव 60 ईयर्स आते हैं और वो पेशेंट्स बताते हैं कि सर हमारे जॉइंट्स में पेन है। मैं देखता हूं कि कई डॉक्टर्स उनसे ये कहते हैं कि नहीं, इस उम्र के बाद तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप ठीक ही नहीं हो पाओगे। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पास आने वाले पेशेंट्स में से 80 टू 90% पेशेंट्स को कुछ समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मैं साथ में वात दोष का तो शमन करता ही हूँ, साथ में मैं अग्नि में सुधार करता हूँ। बॉडी को इस प्रकार से इस रास्ते पर ले जाते हैं हम, जिससे वो खुद ही खाने से पोषक तत्वों को लेती रहे और आने वाले समय में उसको वो बीमारी बार बार परेशान ना करे। तो यही था अग्नि का। अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है उसको देखें, उसमें डिटेल में अग्नि को समझाया गया है। इसी प्रकार से हम दोषों पर, अन्य प्रकार की एक एक अग्नि पर भी हम वीडियोस आपको देंगे, चाहे वो धात्वाग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, चाहे जाठराग्नि हो, और कैसे मॉडर्न सिस्टम के लाइसोसोम जो होता है वो कैसे कार्य करता है, गोल्गी बॉडीज कैसे हमारी बॉडी में कार्य करती हैं, कैसे लिवर की मेटाबॉलिज्म होती है, आयुर्वेद से क्या कोरिलेशन होता है, ऐसे कई आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे। तो जो भी मैं वीडियो आपको सेंड करूं उनको प्लीज देखिए और अपने क्वेश्चंस राइट डाउन कर लिया कीजिए, जिससे क्या होता है कि हम जब भी अपना पीजी का या एकेडमिक लेक्चर लेंगे तब 15 मिनट का शुरू में हम डिस्कशन जरूर उससे संबंधित रखा करेंगे, जिसमें आपने अगर पेशेंट्स देखे तो उनके बारे में भी क्वेरीज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा टॉपिक आज का व्रण। व्रण टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। व्रण की व्याख्या आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 1/6 में बोला है, व्रण गात्र विचूर्ण ने व्रणयतीति व्रणहा। गात्र माने होता है हमारी बॉडी, बॉडी के अंग, जो हमारे बॉडी के अंगों को विचूर्णित करे। विचूर्णित का अर्थ होता है क्या, एक नॉर्मल से एबनॉर्मल कर दे। आपकी बॉडी की स्किन है, ये स्किन कट के इस प्रकार से हो गई, या बॉडी में बोन है वो बोन क्रैक हो गई, या लिगामेंट है, लिगामेंट हमारी बॉडी के लिगामेंट क्रैक हो गए, तो हम उसको वहां पर एक बुंड नाम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उस बुंड को ही हम व्रण बोलेंगे। तो व्रण गात्र विचूर्णे व्रणयतीति व्रणहा। व्रणोति यस्माद् रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति। जब व्रण ठीक हो जाता है तो उसके बाद व्रण वस्तु मीन्स स्कार फॉर्मेशन, एक निशान टाइप का छूट जाता है, वो जाता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि ये भी चला जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पे फिर भी यही नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार से 21 सूत्र स्थान में 21
जो हमारा चैप्टर है सुश्रुत जी के, उसके 40 श्लोक में लगभग इसी प्रकार से फिर से वर्ण का वर्णन किया गया है। तो ये कोटेशंस में क्यों आपको बता रहा हूं, ये कोटेशंस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कोटेशंस कई बार पूछी जाती हैं कि भाई वर्ण का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने या सुश्रुत संहिता में कहां कहां पर किया है। तो चिकित्सा स्थान फर्स्ट और सूत्र स्थान 21 में इसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से हम डलहण जी को यदि देखें तो डलहण जी भी बोल रहे हैं व्रणयति गात्र विवर्णयति आच्छादयति इति वर्णा। इन्होंने भी बोल दिया जो गात्र को यानी हमारे अंगों को विवीर्ण करे यानी विदीर्ण करे या तोड़े फोड़े या मरोड़े या काटे पीटे, इस प्रकार का कुछ भी यदि हो रहा है तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो व्रण ही प्राप्त होगा। तो दलहन जी का भी कोटेशन दिमाग में रखिए, क्योंकि ये भी जब एग्जाम टाइट बनता है ना, एग्जाम पेपर हम बोलते हैं अरे यार बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, बहुत बहुत बेकार पेपर बनाया यार एग्जामिनर ने, वो बेकार कुछ नहीं होता। हमारा ध्यान होता है चरक सुश्रुत पर, ओनली चरक सुश्रुत पर, बागवट भी नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन हमने पैटर्न को, बदलते हुए पैटर्न को स्टडी जब किया, पीजी के एग्जाम पेपर्स को, प्रीवियस 10 ईयर्स के को, तो एग्जामिनर का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। उसने कहा चरक से तो बहुत पूछ लिए, सुश्रुत से पूछ लेते हैं। अब पूरी साल भर बच्चे चरक को पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे हैं। भाई काय चिकित्सा उंगलियों पर उन्होंने रट ली, लेकिन जब एकदम सुश्रुत से 10-12 क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ गए, क्योंकि वो ऐसा तो देते नहीं है सिलेबस में कि भाई चरक से इतने नंबर का, सुश्रुत नहीं, भाई वो लिख देते क्लियर संहिताओं से आएगा। उन्होंने पटक दिया भाई सुश्रुत का, बच्चों का बिल्कुल खाता गोल हो गया। अब भाई चरक सुश्रुत भी पढ़ने लगे। कुछ सालों बाद भाई एग्जामिनर और बोर हो गए, एग्जामिनर ने कहा बागवट को उठा के पटक दो। अभी फिलहाल पैटर्न क्या चल रहा है, वो ना चरक को छोड़ रहे, ना बागवट को छोड़ रहे, ना सुश्रुत को छोड़ रहे, और ना काश्यप को छोड़ रहे, ना शारंगधर को छोड़ रहे। तो भाई अब इतना सारा हम कैसे पढ़ लेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि क्या वो पूछ सकते हैं, उस एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ना आना चाहिए आपको, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। साथ में संहिता की क्लासेस भी आपकी मॉर्निंग में चलेंगी। हमारे डॉक्टर राम भी लेंगे और मैं भी संहिता की क्लासेस लूंगा। मैं थोड़ा क्लिनिकल से जोड़ के लूंगा, डॉक्टर राम सर थोड़ा एकेडमिक से लेकर के चलेंगे, तो दोनों पोर्शन अपने कवर होते हुए चलेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। वहां पर आपको क्या करना है कि जब मॉर्निंग में संहिता की क्लास हो तो उस संहिता को आप उठा करके अपने पास रखें, और जो पॉइंट्स हम अंडरलाइन करवाते चले उनको अंडरलाइन करते जाएं। केवल उन्हीं कोटेशंस को आपको पढ़ना है, उन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे डलहण जी ने भी इसका वर्णन कर दिया है। तो व्रण का आप सारांश बोलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है व्रण का सारांश क्या है भाई, शॉर्ट फॉर्म में समराइज कीजिए व्रण क्या है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा लो भैया हम इसको समराइज कर देते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान के 1/34 श्लोक में बोला है, षंड मूलोष्ट परिग्राही पंच लक्षण लक्षतः षष्टया विधानैर निर्दिष्ट चतुर्भ्यः साध्यते व्रणः। अर्थ क्या है इसका कि भाई 6 प्रकार के मूल हैं। There are 6 type of regions that causes व्रण। ऐसे 6 प्रकार के रीजन हैं जो डिफरेंट टाइप के व्रण को बनाते हैं या उनको दूषित करते हैं या व्रण होने के बाद विकृतियां पैदा करते हैं। इट विल बी डिसेबिलिटी, it's create another disease due to wound or other type of deformities. Due to these 6 root cause of व्रण, वात, पित्त, कफ, फिर इन तीनों को मिलाकर के सन्निपातज, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, संसर्गज में 2 दोषों का प्राधान्य होता है, सन्निपातज में तीनों दोषों का प्रधानता होती है। फिर आता है रक्तज। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा
अगर किसी को मालूम हो तो अपना हाथ ऊपर कर देना कि रक्त को चौथा दोष किस आचार्य ने माना है। ऑप्शन सुन लीजिए। रक्त को चौथा दोष किस आचार्य ने माना है। चरक, सुश्रुत, दृढ़बल या डलहण। चरक, सुश्रुत, दृढ़बल या डलहण। किसी को मालूम है इसका आंसर। चरक, सुश्रुत, दृढ़बल या डलहण। किसी को मालूम हो तो वो बता सकता है, नहीं मालूम तो फिर मैं बताता हूं। आपको 10 सेकंड दिए मैंने, सोच के बताइए किस आचार्य ने रक्त को चौथा दोष माना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यदि आप बोलना नहीं चाहते तो आप लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। चैट बॉक्स में जाकर के आप लिख के बताइए मुझे। तुक्का ही मार लीजिए, तुक्का मारने से डरिए मत। ए, बी, सी, डी। रक्त को जी डॉक्टर साहब। आचार्य सुश्रुत। और किसी का कोई आंसर। डॉक्टर जानवी जी ने भी आंसर दे दिया अपना, और कोई भी देना चाहेगा। तुक्के मारिए, तुक्के मारने की भी प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। ओके, डॉक्टर राठौर जी ने भी दे दिया आंसर। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम जब फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को उठाएंगे ना तब क्लियर आएगा। देखिए सुश्रुत पर सभी का जाता है, क्यों? क्योंकि सुश्रुत सर्जरी से रिलेटेड थे, और कई जो बुक्स आई हैं ना मार्केट में, उन्होंने गलत इसको लिख के दे दिया है कि सुश्रुत ने ऐसा बोला है, ये बोला नहीं। सुश्रुत ने नहीं बोला है, डल्हण जी ने जब सुश्रुत संहिता की रीराइट किया ना, उसको दोबारा लिखा ना, तो डल्हण जी ने अपने विचारों को उसमें प्रकट किया, जिसमें उन्होंने रक्त को चतुर्थ दोष मान करके बताया है। तो इस पॉइंट को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना। अपनी डायरी लेकर के जरूर बैठा करें क्लास में, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते चलेंगे। फिर क्या बोला है उन्होंने कि 6 प्रकार के रीजन होते हैं: वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज एवं आगंतुज। फिर बोले हैं वो अष्ट परिग्रह होते हैं। परिग्रह मीन्स अधिष्ठान, कहाँ किस जगह पर क्या होने वाला है। अभी मैं बोलूं 26/11, इसका अधिष्ठान कहाँ है? कोई बता पाएगा? 26/11 जो घटना हुई थी उसका अधिष्ठान, इसका अधिष्ठान था ताज होटल, मुंबई। अब समझ में आया अधिष्ठान का मतलब क्या होता है, कि भाई किस जगह ये होने वाला है। व्रण की घटना, व्रण जैसा बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने 8 प्रकार के अधिष्ठान बताए, जिसमें त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ एवं मर्म। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ एवं मर्म। तो ये ऐसे 8 प्रकार के स्थान है हमारी बॉडी में, जिनको अष्ट परिग्रह बोला है, जिनको अधिष्ठान को हम एक ऐसा प्लेस बोलते हैं जहां पर वो घटनाएं होने वाली हैं। तो ऐसे कितने हैं? 8। ये नंबर्स बहुत याद रखना। मैं हमेशा बोलूंगा किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ें, स्पेशली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सालाक्य में। सालाक्य जब हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वहां टोटल नंबर्स हैं। फिर आती है एनाटमी में, शरीर रचना विज्ञान, वहां भी टोटल नंबर्स हैं। तो जितने भी ये नंबर्स होते हैं, नंबर्स को स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर नंबर्स को जरूर पूछता है, क्योंकि आयुर्वेद में इतने सारे नंबर है ना कि दिमाग में हौच पौच हो जाती है जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं। तो 8 प्रकार के अधिष्ठान है। पंच लक्षण लक्षिता, 5 प्रकार के लक्षण मिलेंगे उसमें। लक्षण मीन्स जैसे मैंने बताया था आपको, सोथ में क्या मिलता है, रेडनेस होती है, टेम्परेचर राइज करता है ना, इस प्रकार से बताया था मैंने।
इन्फ्लामेशन मिलेगा, एडिमा जिसको बोल देते हैं हम, पेन मिलेगा हमें। इस प्रकार के हमने कुछ सिम्टम पढ़े थे जो कि मॉडर्न साइंस भी मानती है, और ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 5 लक्षण होंगे। सबसे पहला होगा गंध, दूसरा बर्ण, किस प्रकार की स्मेल होगी, उसका डिस्कलरेशन किस प्रकार से चेंज होगा, किस प्रकार का सीक्रेशन होगा, कैसा पेन होगा, कैसी उसकी आकृति होगी, कैसी उसकी आकृति होगी।